कल मिस्टेक के पहले तक का पढ़ने बोला था, पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं पढ़ा? क्यों? लड़के वाले आए थे देखने, लड़के वाले आए थे देखने घर पे, फिर शादी थी? नहीं, दूसरे की थी, दूसरे की घर में किसी की और की शादी थी, फिर क्यों नहीं पढ़ा? हाँ हाँ, आप तो एब्सेंट थे, ठीक है। जो थे उनकी बात करो, पढ़ा पक्का? कोई डाउट? हाँ, पहले से मतलब टेस्ट में कितना मिनिमम मार्क्स लाने बोला था मैंने? 40%। अब आगे से हर टेस्ट में 60% लगेगा, लेकिन विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पहले की भी टेस्ट में आपको 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अगर किसी ने पहले टेस्ट नहीं दी होती तो अगर उस टाइम पे दे देता तो 40% पासिंग था, लेकिन अब टेस्ट अब दे रहा है वो, लेकिन अब वो टेस्ट में भी उसको 60% ही लाना पड़ेगा विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पहले से अभी तक का। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब अब से जो हुआ वो हो गया, आगे आने वाले से ये चेंजेस अप्लीकेबल रहेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आज से आगे आने वाले टाइम पे तो रहेगा ही, साथ में जो पहले था उसमें भी अप्लीकेबल हो जाएगा। दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसके मिस्टेक के ऊपर के पहले का कुछ इशू है क्या? ईशा ने नहीं पढ़ा, अक्षय ने नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा? लड़की वाला है, रिश्ता तय हो गया तेरा? अरे इतना शर्मा मत रे पगले। हाँ, एक और डाउट है, हाँ बोलो ना। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब हिंट दे देता हूँ। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब नहीं, एक मैं हिंट क्यों दूंगा? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रेरणा, वंशिता जो इनडायरेक्टली बाय लॉ इंप्लीमेंट होता है। एग्जांपल? ओके, फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स, बराबर। जैसे कि हमने पढ़ा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस व्हेन डन बिकम्स एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विद एनफोर्सेबिलिटी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस सबसे बेस है, ऑफर दिया लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं किया, या एक्सेप्टेंस दिया लेकिन ऑफर ही नहीं दिया था, तो बट ऑफ कोर्स कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता है। कल जाके सपोज आपकी कोई चीज यहाँ पे रह जाती है, क्लास में आपकी कोई एक चीज रह गई, सपोज एक नोट का बंडल रह गया, वो मैंने ले लिया और मैंने यूज कर लिया। कल जाके आप आए और आपने मेरे को बताया कि वो मेरा बंडल था, मैंने बोला प्रूफ करके दो, तो आपने सीसीटीवी फुटेज बताया कि देख लो भाई मैंने लाया था, मैंने गलती से प्लेस किया और वो मेरा ही था, अब मुझे वो पैसा रिटर्न करो। क्या मुझे वो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा? क्यों? आपने ऑफर थोड़ी दिया था मेरे को, मैंने एक्सेप्टेंस थोड़ी दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? सर ये तो आपकी ड्यूटी है ना देने की, ड्यूटी है ना, ये इनडायरेक्ट लॉ है ना। दिस इज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी विच इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं नेमो डैट कॉड नॉन हेबिट, दैट इज नो वन कैन एनरिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। किसी के और के मेहनत पे कोई दूसरा मजे नहीं करना चाहिए। या दूसरा ऐसा कुछ है उसका, लोकुप्लातारी जस्टुआ, अब आएगा शायद, इसमें है no one can enrich at the expense of others। और कुछ डाउट किसी को? पक्का नहीं? मिस्टेक बहुत सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट है, इसका क्वेश्चन क्या है? मिस्टेक जो है, मिस्टेक मेरे ख्याल से कफम का एक पॉइंट है। कफम मतलब कोरिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो मिस्टेक एक पॉइंट है आउट ऑफ द 5 पॉइंट। इसका क्वेश्चन क्या है मैं पूछ रहा हूं?
हाँ, फ्री कंसेंट. Free consent, when your consent is not considered to be a free consent, when it falls in the following criteria, that is 5 points में. ठीक है, उसमें का एक था मिस्टेक. मिस्टेक दो चीज का हो सकता है, जैसे मिस्टेक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. सर ये नहीं समझा मेरे को. मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ कुछ और था और मैं उसे कुछ और समझ के बैठ गया. जैसे सर 500 रुपए का नोट चलता है क्या? बोलो भाई, 500 रुपए का नोट चलता है? 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट चलता है? 500 रुपए का नोट चलता है क्या? चलता है. 500 रुपए का नोट चलता है? चलता है ना. सर इतने बार क्यों बोला? इतने बार बोल दिया कि मैंने सुन लिया. मैं फॉरेनर हूं, मैं एनआरआई हूं, मैं इंडिया में आया, मुझे पता चल गया 500 रुपए का नोट चलता है और मैं पुराने नोट में डील करने लग गया. क्या वो सही रहेगा? अरे आपने तो बोला 500 रुपए का चलता है. भाई साहब लॉ देख, लॉ क्या बोल रहा है तेरे को? लॉ ये बोल रहा है कि पुराना नोट नहीं चलता है. अरे सर मेरे को थोड़ी मालूम था. सॉरी, ये तेरा मिस्टेक ऑफ लॉ कोई काम का नहीं है. जब तू किसी कंट्री में जा रहा है तो उस कंट्री का लॉ तुझे पता होगा, ऐसा अज्यूम किया जाएगा. वो हिसाब से तो अपने जो गल्फ कंट्रीज वाले हैं, अफगानिस्तान वगैरह वाले, उनके यहाँ तो पनिशमेंट है, चोरी करो हाथ काट देते. वो तो इंडिया में आएगा हाथ काट देगा. बोले हमारी कंट्री में ऐसा, तो हमको लगा यहाँ पे भी ऐसा रहेगा, जाएगा जेल में अंदर. बोले सर मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक हो गई. बोले मिस्टेक कुछ नहीं होती भाई साहब. मिस्टेक ऑफ लॉ इट इज नॉट एट ऑल टॉलरेबल. मिस्टेक ऑफ लॉ टॉलरेट नहीं किया जाएगा. भले मिस्टेक हो, बट सर इंटेंशनल थोड़ी था, अनइंटेंशनल था. मिस्टेक हमेशा अनइंटेंशनल ही होती है, क्योंकि अगर वो इंटेंशनल हो गया तो वो क्या बन जाएगा? फ्रॉड. आए धन में. तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. अभी सपोज इंडियन आदमी फॉरेन में गया तो वहां जाके कुछ गलत काम किया. सर एक बात बताना, इंडिया का कोई आदमी है, फॉरेन गया, फॉरेन में कुछ गलत काम किया, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों है? मतलब मैंने जाके सिंगापुर में कोई गलत काम कर दिया तो उसकी वजह से मेरे को इंडिया में जेल होगी या सिंगापुर में जेल होगी? तो सिंगापुर में जेल है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों आया ये? हाँ, तो इंडियन सिटीजन है तो है. प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन है ना, लेकिन अब वो यूएस रहती है और यूएस में किसने मर्डर किया तो क्या इंडिया की पुलिस पकड़ के लेके आएगी उसको यहाँ पे? तो फिर हम पढ़े क्यों ये सब? मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ क्या होता है? हाँ, तो वो कंट्री का पढ़ना चाहिए ना हमें. तो मैं वापस आऊंगा तो पहले तो वो कंट्री वाला पकड़ेगा. अगर जिस कंट्री में रहता उसी कंट्री में जाता तो आज दिन तक विजय माल्या को जेल नहीं हो जाती. लेकिन हुई क्या जेल? क्यों? क्योंकि वो इंडिया में है नहीं. और जब वो इंडिया में है नहीं तो इंडिया के लॉज अप्लीकेबल नहीं उसको. तो फिर हम क्यों पढ़ रहे फॉरेन में? क्योंकि जरूरी नहीं है हर जगह पे आप कुछ जाके काम करोगे. आजकल ई वर्ल्ड है सब कुछ. आपने सपोज किसी फॉरेन सिटीजन या फॉरेन गवर्नमेंट का कंप्यूटर हैक किया तो फॉरेन गवर्नमेंट तेरे को आके तो उठा के लेके नहीं जा पाएगी, तो तुझे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जेल होगी. और इंडियन गवर्नमेंट के पास जाने के बाद में तेरे को डिपोर्ट किया जाएगा उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री का भी तूने कुछ फ्रॉड किया होगा. इसलिए मुझे पढ़ना है मिस्टेक एज टू फॉरेन लैंड एंड मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ. ठीक है, ये होता है मिस्टेक. अब होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो याद है, कल टिप टिप बरसा पानी, पानी ने सीमेंट बनाया, पत्थर बनाया. मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसने कल नहीं थे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था. किसके साथ किया था मैंने? मिताली के साथ किया था. मैंने मिताली के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मिताली की सीमेंट की दुकान है, डीलरशिप है, अंबुजा सीमेंट बेचती है. मैं मिताली के पास गया. मिताली के पास जाने के बाद मैं बोला मिताली मुझे 10 बोरी सीमेंट चाहिए, मेरा घर बन रहा है. मिताली बोली ठीक है. मैं बोला ला सीमेंट. तो बोलता है अरे शांति भाई साहब, मेरे वो जो सीमेंट रखा है मेरे गोडाउन पे रखा है, अभी यहाँ पे कोई लेके थोड़ी घूमता है कोई सीमेंट. बोला ठीक है, कब तक देगी? तो बोले कल दूंगी. और अंबुजा सीमेंट था ना, अंबुजा सीमेंट अमरावती में सिर्फ और सिर्फ मिताली के पास में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है. अरे प्राइवेट ओनरशिप है उसकी, तो उसको मिलता है सिर्फ. मिताली गई शाम में 6 बजे, शाम में जाके एकदम दरवाजा खोला तो सीलिंग में से टिप टिप बरसा पानी गिर रहा था सीमेंट पे. और सीमेंट पे जब पानी गिरता है तो क्या होता है? पत्थर बन जाता है. तो क्या करूं मैं? पत्थर फोड़ते बैठूं फिर सीमेंट बनाऊं उसको? तो मेरा उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका क्या हो गया? वो चलेगा या खत्म हो गया?
खत्म हो गया। अच्छा इसमें गलती थी, अब गलती थी ना, उसको थोड़ी पता था कि सीमेंट जो था वो पत्थर बन चुका है। गलती थी मतलब मिस्टेक थी। मिस्टेक लॉ की थी या फैक्ट की थी? बट ऑफ कोर्स फैक्ट थी। अच्छा एक तरफा मिस्टेक थी या दो तरफा मिस्टेक थी? मतलब मेरे से भी गलती हुई थी क्या कुछ? एक तरफा, दैट इज यूनिलैटरल मिस्टेक। दो तरफा मिस्टेक होती बायलैटरल मिस्टेक। सर दो तरफा क्या होता है? आएगा नीचे, वो सब पढ़ेगा। अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। आया ध्यान में? बायलैटरल मिस्टेक, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर और मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बायलैटरल मिस्टेक में आपका क्वालिटी खराब हो सकता है, क्वालिटी चेंज हो सकता है, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी। पहले क्वालिटी था फिर क्वांटिटी है। एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में लीगल और फिजिकल, ऐसे कुछ तो भी है, अपन डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ समझ लिया कुछ तो भी होता है, जाने दो। मिस्टेक में मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मैं मिस्टेक ऑफ लॉ, अंडरलाइन अंडरलाइन। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मैंने कुछ और समझा, उसने कुछ और समझा, दोनों तरफ से मिस्टेक हो गई तो यूनिलैटरल मिस्टेक हो जाएगी, राइट? बायलैटरल की। अच्छा ओके मैं समझ रहा हूं एम्बेसडर कार है, प्रथम समझ रहा है फिएट कार है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना? क्या प्रॉब्लम है? हो जाएगा, कार तो कार है, बट स्पेसिफिक है क्या? जो मांगा वो है क्या? अरे कोई बात नहीं ना सर, एक काम करो, मैं आपको पूछता हूं कि आप मुझे फिएट कार दोगे क्या? आप मुझे पूछना मैं आपको फिएट कार खरीदना चाहता हूं, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ? सुनना मैंने क्या बोला। मैंने प्रथम को पूछा आप मेरी फिएट कार, मुझे आपकी फिएट कार लेनी है। प्रथम ने उसी के एक सेंटेंस बाद में बोला सर मुझे आपको मेरी फिएट कार बेचना है, आप खरीदोगे क्या? क्रॉस ऑफर या काउंटर ऑफर? ऐसे ऑफर को बोलते हैं क्रॉस ऑफर। जो ऑफर पे ऑफर, आपको नहीं पढ़ाया मैंने, जो ऑफर पे ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्टेंस किया क्या? मैंने उसको पूछा बेचेगा क्या, वो बोलता है खरीदेगा क्या। अरे भाई एक्सेप्ट तो करो। अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने गलत एग्जांपल दे दिया। मैं अब वैलिड ऑफर का कॉन्ट्रैक्ट का एक तुमको एग्जांपल देता हूं। मैंने प्रथम को बोला था प्रथम मुझे तेरी गाड़ी 10 लाख में दे दे या 10 लाख रुपए में देगा क्या? प्रथम मेरे को पूछता है सर आप 5 लाख में कार लोगे क्या? मैंने प्रथम को बोला मुझे तेरी गाड़ी 10 लाख में देगा क्या? प्रथम मेरे को बोलता है सर आप मेरी गाड़ी 5 लाख में लोगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। एक्सेप्टेड नहीं, ये भी गलती से मैंने काउंटर ऑफर बोल दिया क्या? काउंटर ऑफर बोल दिया ना, काउंटर ऑफर बोल दिया ना, क्रॉस ऑफर। अच्छा मैं एक एग्जांपल चेंज कर लेता हूं। मैंने प्रथम को बोला प्रथम मेरे को मेरी तेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में दे दे। प्रथम बोलता है नहीं सर मैं मैक्सिमम 5 लाख रुपए में दूंगा। ऑफर हो गया ना? वापस बोलता हूं। मैंने प्रथम को बोला तेरी गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए में दे दे। प्रथम मेरे को बोलता है सर मैं आपको ये गाड़ी 5 लाख रुपए में दे दूंगा। मैंने प्रथम को बोला प्रथम मुझे तेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में दे दे। प्रथम ने मुझे बोला सर मैं यह गाड़ी आपको 5 लाख रुपए में दे दूंगा। हो गया ना? मैं भी तो वही बोल रहा हूं, हो गया। हाँ मैंने 10 लाख बोला, उसने 5 लाख बोला। 5 लाख में क्रॉस ऑफर के काउंटर ऑफर, पक्का क्रॉस।
तो काउंटर ऑफर क्या था फिर? हाँ, ऑफर के ऊपर बार्गेनिंग करना। मैंने भी तो 10 लाख बोला, उसने मेरे को 5 लाख बोला, बार्गेनिंग नहीं हुई ना। हाँ, क्रॉस ऑफर मतलब बार्गेनिंग या काउंटर ऑफर मतलब बार्गेनिंग? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मैं बोलता हूं ये काउंटर ऑफर है। तो काउंटर ऑफर का एग्जांपल दो। हाँ हाँ, नहीं लेकिन मैंने मना कर दिया तो ऑफर तो खत्म हो गया वहीं पे। हाँ, काउंटर मतलब बार्गेनिंग, कंफर्म हो गया। हाँ हाँ, मैंने ऑफर दिया 10 लाख का, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस किया लेकिन 5 लाख में। बोला ना मैं आपको कार बेचूंगा लेकिन 5 लाख में। क्रॉस ऑफर ही है, क्रॉस ऑफर। तो काउंटर का, इसी का एग्जांपल मेरे को काउंटर देके बताओ, काउंटर ऑफर। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, मतलब सिर्फ ऑफर पे हो सकता है, एक्सेप्टेंस पे नहीं हो सकता। तो अब इसने 5 लाख किया तो हाँ बोला ही ना, बोला ना मैं आपको गाड़ी दूंगा लेकिन 5 लाख में। मैं तो ऑफर हूं, मैं एक्सेप्ट कैसे करूंगा? मैं तो ऑफर दे रहा हूं, एक्सेप्ट तो उसको करना है ना। आई एम दी ऑफरर, ही इज दी ऑफरी, सो हु शैल एक्सेप्ट, ऑफरर और ऑफरी? तो उसको एक्सेप्ट करना है, वो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन 5 लाख में। एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तो मेरे को इसी में काउंटर ऑफर का दो एग्जांपल, यही एग्जांपल में। देगा क्या? अरे 12 क्या, उसको 5 में बेचना है, वो उल्टा है। मैं 10 लाख दे रहा हूं, उसको 5 ही चाहिए। अरे मन साफ है उसका। मैं खरीद रहा हूं उससे 10 लाख में, आई एम द बायर। मैंने प्रथम को बोला मेरे को ये कार 10 लाख में देगा क्या? प्रथम बोलता मैं ये कार आपको 5 लाख में दूंगा। तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो तुमको पूछ रहा हूं। इट इज अ काउंटर ऑफर। इट इज अ काउंटर ऑफर, क्योंकि यहां पे ऑफर नहीं आ रहा है, ऑफर पे एक्सेप्टेंस आ रहा है, लेकिन प्राइस पे प्राइस आ रही है। कंसेंसस एड इडम नहीं हो रहा है। कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस कंसेंट, मीटिंग ऑफ माइंड्स, कंसेंसस एड इडम, दैट इज नोन एज मीटिंग ऑफ माइंड्स। हमेशा कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट पे मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, वरना बार्गेनिंग जैसा होता है। भैया कितने का? 1000 का। मां बोलती है 100 रुपए का। मतलब शर्म रख लो, 1000 की चीज 100 में मांग रहे हो, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बहन जी लेना है तो लो, वरना मत लो। कितने में दोगे? 12, मैं ज्यादा से ज्यादा कम कर करके 900, 120 दूंगी। हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कितने पे? 120 पे कि 900 पे?
भैया लास्ट बताओ, इतना तो मैं देने नहीं वाली। ठीक है चलो बहन जी आपके लिए 800, नहीं 140 रुपए हो गया कॉन्ट्रैक्ट। भैया देखो मैं यहां से निकल रही हूं, फिर वापस मेरे को बुलाओगे ना, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, चुड़ैल थोड़ी हूं। लास्ट बताओ कितना? बहन जी आपके लिए 500, मैं 145 के ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगी। हो गया कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैं जा रही हूँ, हाँ पहले बोल रही हूँ मैं जा रही हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। अभी लास्ट बता दो, इसके बाद नहीं बोलूंगी। बहन जी कितने में चाहिए? 150। ले बहन, कितने पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्यों? मीटिंग ऑफ माइंड्स। एक जगह पे आके दोनों मैच कर गए, मतलब माँ तो वही रही, वो आके मैच कर गया, बट जो भी है एक पॉइंट पे आके मैच हुए। दिस इज मीटिंग ऑफ माइंड। कंसेंसस एट इडम। जब तक आपका कंसेंसस एट इडम नहीं है तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और ये जो चल रहा था, सामने वाला वो पर्स या जो भी एक वो आर्टिकल है वो बेचने के लिए तैयार था, लेकिन 800 में क्या नहीं, 900 में नहीं, 1000 में नहीं, एक्सेप्टेंस दे रहा है लेकिन प्राइस नहीं मान रहा है। दैट इज काउंटर ऑफर। दैट इज काउंटर ऑफर। इसने मेरे को गाड़ी देने के लिए रेडी था, लेकिन 10 लाख में नहीं 5 लाख में। सर इसमें आपका फायदा, मैं फायदा नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे अपन, वो केशव सर, अपन लॉ की बात कर रहे हैं। लॉ में यह बोला जा गया है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइस पे आप मीट नहीं करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो बेसिकली एग्रीमेंट ही नहीं बना, और एग्रीमेंट नहीं तो एनफोर्सेबिलिटी होके भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला है। समझा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। लीगैलिटी एंड कंसिडरेशन। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, मतलब मर्डर करने के लिए पैसा तो नहीं चलेगा। अरे पैसा तो लीगल है ना। अरे मर्डर करना ही लेगा। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूं, पढ़ाने के लिए मर्डर करवा देता हूं, मैं आपको पढ़ा के देता हूं, इन रिटर्न मैं जिसको बोलूंगा उसका मर्डर करके आना अपना। नहीं, अरे पढ़ाना इलीगल है क्या? अरे मर्डर करना, लेकिन मैंने मर्डर करना तुम्हारा ऑब्जेक्ट थोड़ी था, मर्डर तो मेरा कंसिडरेशन था, तो कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। एक बार पढ़ लो ये 6 पॉइंट्स पूरे, और ये बॉक्स करना, सीए वाले इसको बॉक्स करना। क्वेश्चन एक सीधा आता है, राइट अ शॉर्ट नोट, कि एक ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, मतलब वो क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ मतलब लॉ ने रोकना नहीं चाहिए उस चीज को, लॉ ने एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज को। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। है क्या बोला ये? कितना बड़ा बोला ये, पता है? इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कौन से प्रोविजंस को? नहीं, राइट्स पे जाओगे तो वो ये वाला पॉइंट है। राइट्स पे अगर आप गए तो भाई पब्लिक को तकलीफ हो रही है, उनके राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, तो वो हो गया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये आपने बराबर वाला प्रोविजन को हैम कर रहा है, लेकिन प्रोविजन राइट्स के नहीं, लॉ के। सब नहीं समझा, नहीं समझा। कैन माइनर एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट? पक्का। अकॉर्डिंग टू, तुमको नहीं लगता क्या अगर तुमको मैंने आधा नॉलेज दिया होता और तुमने तुम्हारे भाई बहन को या तुम खुद ही 18 के नीचे होने के कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, किसी का मर्डर करने की सुपारी लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते और पैसा ले लेते, बाद में मर्डर नहीं करते, तो तुम जीत जाते ये बोल के कि हमको तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बचा लिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बचा लिया, आईपीसी मैंने तुमको पढ़ाया नहीं सपोज, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तुम चिल्ला रहे हो कि हम तो बच गए, हम तो बच गए। तुमको नहीं लगता कि अगर ऐसा हो जाता तो 18 साल के नीचे वाले सारे बच्चे बड़े वायलेंट ही रहते? होमवर्क नहीं गया, नहीं करेगा, पनिशमेंट देगा, अल्लाह गुप्चा साले को पेट में। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे वो? क्योंकि उसको पता है भाई साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं गया तो कुछ नहीं, लेकिन आईपीसी में चला जाएगा। मतलब ऐसा भी कुछ काम नहीं करना चाहिए जो लॉ ने सीधे तरीके से मना किया है, तो तू उल्टे तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, तो लॉ का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो लॉ का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। डीमोनेटाइजेशन सबसे फेवरेट एग्जांपल है मेरा, इसमें एकदम फिट बैठता है। डीमोनेटाइजेशन का सबसे पहला प्राइमा फेसी मोटिव क्या था? करप्शन, ब्लैक मनी को कर्ब करना। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे मित्रों 500,000 का नोट आज से बंद होता है। इसका लॉजिक क्या था, क्या मोटिव था? ब्लैक मनी कर्व करना,
एनी गुजराती इन द हाउस? एक भी नहीं, एक भी नहीं। मतलब गुजरातियों ने इसमें भी धंधा शुरू कर दिया। तुमको पता है बट्टा चलता था उस टाइम पे? बट्टा वर्ड सुना? बट्टा, BATTA, बट्टा, बाटा नहीं रे, बट्टा। बट्टा, बट्टा मतलब क्या होता था? गवर्नमेंट ने क्या बोला, 500,000 का नोट तुम्हारे पास में है तो बैंक में जमा करवा दो। अगर मेरे पास में कैश पड़ा है तो गवर्नमेंट को पता है क्या? लेकिन अगर मैं ये 500,000 का नोट तनया के पास लेके गया, तनया को बोलता हूं एक काम कर, ये 500,000 का नोट ले ले, मेरे को 2,000 का नोट दे। तनया बोलती बेवकूफ है क्या? मेरे घर पे रेड हो गई तो मैं मरूंगी ना, तो तनया लेने वाली है क्या? फिर मैं ना घूमते घूमते वंशिता के पास गया, वंशिता को बोला सुन वंशिता, तेरी फर्नीचर की दुकान है, मेरा घर बन रहा है, तो एक काम कर मुझे फर्नीचर दे दे और ये पैसा ले ले। वंशिता बोलती पागल है क्या, मैं क्यों काम करूं ऐसी? मतलब कल जाके अगर किसी ने पूछा तूने बेचा फर्नीचर, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। सेल किया, अब समझ जाओ तुम, सेल किया, लेस परचेस, बचा हुआ क्या आएगा? लॉस, प्रॉफिट। प्रॉफिट सेल में से परचेस माइनस करो, बचा आपका प्रॉफिट। अरे 10 रुपए की चीज 25 में बेची, 15 रुपए प्रॉफिट। प्रॉफिट आया, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स 15 रुपए का दिखाओगे तो वो आपका देखेगा कैश बैंक कितना है, आपके पास कैश बैलेंस कितना है। कैश बैलेंस देखा तो आपके पास 500,000 के पुराने नोट पड़ी, तो तूने बैंक में जमा क्यों नहीं करवाया? तो वंशिता बोली कि भाई ऐसा नहीं चलता, अपने को 2,000 की नई वाली नोट लाके दे या 500 वाली नई नोट लाके दे, तो मैं तेरे को ये काम करके दूंगी। तो मैं रोते रोते मोहिनी के पास गया। मोहिनी के पास जाके बोलता हूँ मोहिनी एक मैं बड़े दुविधा में हूं, और रोने लग गया। तो मोहिनी बोलती क्या हो गया? मैंने मोहिनी को बोला भाई साहब देख, अब प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे पास जो भी नोट है सारी 500,000 की पुरानी नोट है और लोगों को चाहिए नई नोट, और मैं ये नोट बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बैंक में पिछले 4 साल से मैं बता रहा हूं कि मेरा कमाई 4 लाख रुपए है, इससे ज्यादा मैं बता ही नहीं रहा हूं। क्यों सर? कैसे? तुमने मेरे को फीस दिया, ठीक है, कैश में दिया, मैं कैश में जाके लेके इसको यूज कर लू, किसको मालूम पड़ना? कैसे पता चलेगा इनकम टैक्स वाले को? सर हमारे पास रिसीट है ना, 4 रिसीट बुक पड़ी है मेरे पास में ऐसी सेम नंबर से, मैंने फाड़ी नहीं, मेरी रिसीट यही है, सिंपल। नहीं तो दूसरा ऑप्शन, विथ रिसीट चाहिए तुम्हारी फीस 25,000 रुपए, विदाउट रिसीट चाहिए तुम्हारी फीस 20,000 रुपए, तुम्हारा 5,000 का फायदा, मेरा कैश का फायदा, सिंपल, करेक्ट। क्योंकि 25,000 रुपए अगर मैं आपसे लू और वो बैंक में डालू तो उसमें मेरे को 30% इनकम टैक्स लग जाएगा। 25,000 का 10% इज 2,500, 2,500 10% हुआ, मेरे को टैक्स लगता है 30% इंटू 3, 7,500, मतलब 25,000 में से 7,500 तो मेरा चला गया। तो मैं क्या करूंगा, बिना रिसीट के आपको 5,000 कम कर दूंगा, तो बेसिकली मेरे 2,500 तो सेव हो गए, प्लस कोई रिकॉर्ड ही नहीं है मेरा कि मैंने कुछ कभी कमाया 20,000, मैं लेके उसको यूज कर लूंगा। तो मैंने पिछले 3-4 साल से यही काम कर रहा था, बिना रिसीट के पैसे बांट रहा था। एग्जाम्पल, जाके बोलोगे और खापड़े बगीचे इधर इनकम टैक्स ऑफिस में, बोले एक बार जाके चेक करना, बोले रिसीट कौन कौन सी है। तो मैं 3-4 साल से ऐसे काम कर रहा हूं, बिना रिसीट के इशू कर लेता हूं, नोट्स ले लेता, अपना ये ले लेता हूं, उनसे फीस ले लेता हूं। तो मैं पिछले 4 साल से मेरी इनकम 5 लाख रुपए बता रहा हूं, जबकि मेरे पास घर में कैश पड़ी है 2 करोड़ रुपए। अभी अगर मैं 2 करोड़ बैंक में भरने गया, मेरे को इनकम टैक्स वाला बोलेगा इधर पिछले 4 साल से तेरी इनकम 5 लाख रुपए, ये डीमोनेटाइजेशन में 8 तारीख से 9 तारीख के बीच में तेरा टर्नओवर सीधा सीधा 2 करोड़। कौन सा धंधा करता है तू ऐसा? तो मतलब मैं बैंक में डिपॉजिट कर पा रहा हूं क्या? नहीं। इसलिए मेरे को क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को ये कोई नोट की नोट चेंज कर दे, मैं कैश में दूं और लोग ही कैश में दे दे मेरे को। मोहिनी के पास गया, मोहिनी ठहरी अपनी गुज्जू, मोहिनी बोलती है बट्टा लगेगा। किधर लगेगा? बोला अरे वैसे नहीं है, दिखता थोड़ी बट्टा, मतलब बाऊ थोड़ी है। बट्टा मतलब क्या? मोहिनी बोलती है एक काम कर, मेरे को 1 लाख रुपए की नोट दे। ले, उसने मेरे को 2,000 की नोट दिया, मैंने काउंट किया तो 90,000 ही थे। मतलब ओ गणित फेल, क्या है 1 लाख दिए ना तेरे को, 90,000 क्यों? बोली यही तो मेरा 10,000 बट्टा था। बोले 10,000 का बट्टा, तेरे को नई नोट मिल गई ना, तू रो मत अब। अरे नहीं 10,000 रुपए तूने खा गई, ये ले पुरानी नोट जा। मैं बोला क्या तेरे को आ मेरे पास, तेरे को प्रॉब्लम है ना, तेरे से अगर ये नोट निकलती है तो निकाल, दिस इज बट्टा। तो तुमको लगता क्या डीमोनेट? और ऐसा हुआ 20% पे बट्टा चलता था, मतलब तुम 1 लाख लाओ 80,000 लेके जाओ, लोगों को झक मार के लेना ही पड़ा।
वरना लोग दिखाएंगे क्या, पैसा आया कहां से इतना सारा। तुमने अभी सुना होगा, अच्छा तुम मेरे को बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा से कभी ना कभी तो ये चीज सुना होगा, क्या लगता है अभी बिजनेस है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? नोटबंदी। पहले लोगों में कैश था तो लोग कैश करते थे। अरे भाई इकोनॉमी तो पैसे से चलती है, चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो। मेरे जेब में भली ब्लैक मनी हो या व्हाइट मनी हो, लेकिन अगर मेरे जेब में 1 लाख रुपया है तो मैं 10,000 खर्चा करूंगा। अब अगर मेरे पास में पैसा ही नहीं है तो मैं खर्चा क्यों करूंगा? इसलिए कोई खरीदेगा नहीं तो कोई बेचेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं तो उसका बिकेगा नहीं, कोई बिकेगा नहीं तो कोई बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो लेबर कैसे होगा? तभी तो इकोनॉमी फेल हो गई। समझा ना? दिस इज बेसिक इकोनॉमिक्स। तो ये तुमको नहीं लगता क्या ये बट्टे से जो डीमोनेटाइजेशन का पर्सपेक्टिव था वो फेल हो गया? जो उसका मेन मोटिव था डीमोनेटाइजेशन का वो फेल हो गया। यही तो वो बोल रहा है, इज ऑफ सच नेचर, योर एक्ट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड, इफ बट्टा इज परमिटेड विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ये कंसिडरेशन का था, मैं कंसिडरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको इस फ्रेज का मतलब बता रहा हूं। इसमें मैंने कंसिडरेशन डाल देना, जहां पे बट्टा था वहां पे कंसिडरेशन डाल देना, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट इज द सेम। अब एक बार ये लाइन को पढ़ो तो, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? वो कंसिडरेशन फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स फ्रॉडलेंट, कंसिडरेशन फ्रॉडलेंट कैसे होता है? कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। मिहिर की शादी हुई मिहिरी के साथ, तो शादी में कुछ देना पड़ता है, उसने दिया आईफोन, दिल पे पत्थर रख के उसने आईफोन दिया, उसने खोला नहीं आईफोन, खुशी के मारे बावली हो गई थी, बोले आईफोन मिला अपने को, तो बोले बाद में खोलेंगे, बाद में शादी वादी हो गई। उसने बोला था मिहिर ने समथिंग इन रिटर्न, मैंने तेरे साथ शादी किया, तूने मेरे साथ शादी किया, इसके लिए मैंने तेरे को समथिंग इन रिटर्न गिफ्ट दिया, ठीक है, मैंने इन रिटर्न गिफ्ट दिया। गिफ्ट नहीं था आइडियली, क्योंकि गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता है, गिफ्ट में एक तरफा होता है गिफ्ट, ठीक है, ये 2 तरफा था गिफ्ट। तो मिहिर ने दिया, बोले अपन साथ में बाद में खोलेंगे, बोले ठीक है। उसने खोला, आईफोन निकला, आईफोन खोला, पता चला उसे ऊपर का कवर था, अंदर आईफोन नहीं था, अंदर तो नोकिया था, वो पीछे का सिर्फ स्टिकर चिपकाया हुआ था, उल्टा रखा हुआ था फोन। तुमको नहीं लगता एक कंसिडरेशन फ्रॉडलेंट है? वो बेचारी उसने वो नाम पे शादी भी कर ली होगी, तो आपने ऐसा कोई भी कंसिडरेशन दिया वो फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल कंसिडरेशन फ्रॉडलेंट होने का, नकली नोट। पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल भराया, समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए, तो उसने पैसा मिला, मुझे पैसा मिला, तो उसमें मेरे दादाजी दिखे नहीं मेरे को, मेरे दादाजी गांधी जी दिखे ही नहीं। तुमको नहीं लगता कि ये कंसिडरेशन फ्रॉडलेंट था? अरे तुम 3 इडियट जैसा ऐसे क्यों बैठे रहे? तुमको समझ रहा है ना? पक्का ना? तुम हिल ही नहीं रहे, ऐसे बैठे। मेरे को 2 सेकंड के लिए डर लग गया, क्या हो गया करके। तुमको हो ना जिंदा? पक्का? नींबू विंबू रात की उतरेगी बराबर? नहीं ना? हाँ चलो फिर, इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन और अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। मैं ऐसा कुछ कंसिडरेशन देता हूं जिसकी वजह से किसी और को हार्म हो रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है, तो भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ चीज कर रहा हूं जो इमोरल है, इमोरल है, इलीगल नहीं है, इमोरल है, जैसे कि हाँ गाय को खाना, जैसे स्लॉटरिंग हाउसेस इलीगल है क्या? इमोरल है। अभी कोई चालू मत हो ना, तुम खाओ नॉनवेज, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, चालू मत हो जाना, मैं तुमको सिर्फ बोला। अरे मैं जनरली कभी ऐसा बोला ना नॉनवेज में, तो यार तू खा ना भाई, तू सबको खा, तू दे हाथ वाथ दू वो भी खा ले, वो चालू मत कर तू अभी। और लास्ट, शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है सर? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए मतलब, जैसे कि रात में 10 बजे के बाद में बहुत बड़ा डीजे बजा रहा है, तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, इधर तेरे को बजाता हूँ, 10 बज रही रात को गाना बजा दो, तो ये इलीगल है क्या? इट इज अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक ने डिसाइड किया था कि 10 के बाद में ओपन जगह पे गाने नहीं बनने चाहिए, क्लोज जगह पे चलता है, बिकॉज इट इज नॉट इलीगल। गाने बजाना इलीगल होता है, सब जेल में बैठे बैठे वहीं पे गाना बजाते रहते अपना, तो इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो आपका कंसिडरेशन ये सारे 6 चीज में से नहीं होना चाहिए, करेक्ट है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में देखना, सबसे पहले एक और क्या होता है,
अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में होता है ट्रेडिंग विथ एनिमी। क्या आप किसी एनिमी के साथ ट्रेड कर सकते हो? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब मेरे को एक बात बताओ, मैं पाकिस्तान को टोमेटो केचप बेच रहा हूं, तुमको पता है ना टोमेटोज बंद कर दिए। हाँ, अपन ने बेचना बंद कर दिया। किसी को नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। नहीं पता, ओके। अपना हुआ था नहीं है पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बाद से पाकिस्तान वॉज टू बी कंसिडर्ड एज MNF, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन। MFN, सॉरी, पाकिस्तान वॉज टू बी कंसिडर्ड एज MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब सर इसका मतलब क्या है? ऐसा होता था कि पाकिस्तान बीइंग अ स्मॉल कंट्री, उनके पास में वर्कफोर्स कम है, उनके पास में सोल्जर्स कम है। इंडिया बीइंग हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, तो वहां पे सोल्जर्स ज्यादा, टेक्नोलॉजी ज्यादा, दिमाग ज्यादा, जो भी बोलो तुम। हमारे पास में खुद की न्यूक्लियर पावर्स है, हमारे पास में खुद के एयरक्राफ्ट है। वो बेचारा यूएस का उधारी वाला इंसान है, उसके पास जो भी एयरक्राफ्ट है वो सारे यूएस ने दिए हुए ओबामा के टाइम से। ओबामा, हाँ बराक, ब्रिक ओबामा नहीं रे, बराक ओबामा। हाँ, तो उस टाइम से वो मतलब एयरक्राफ्ट जो है MFN और वो सारे एयरक्राफ्ट MG2 MG4 वो सब बराक ओबामा, मतलब वो पुराने टाइम के दिए हुए थे। अब क्या होगा, यूएस ने और दूसरी कंट्रीज ने बोला था, ओ पाकिस्तान, सिंस यू आर सो स्मॉल, अगर तुम्हारा किसी के भी साथ में लफड़ा हुआ, वॉर हुआ, तो हम सबसे पहले तुमको फेवर करेंगे, तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हें पैसा देंगे, तुमको हम तुम्हारे एम्यूनेशन प्रोवाइड करेंगे। भले हमारे यूएस के साथ में भी अच्छे रिलेशंस है, तो कल जाके अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में झगड़ा होता है तो यूएस किसको फेवर करेगा, इंडिया या पाकिस्तान? बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट फेवर्ड नेशन। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद में ये जो उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाइटल था वो विड्रॉ कर लिया गया। मतलब अब अगर अटैक होगा तो पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है, वो अकेला है। ठीक है, तो आइडियली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज कंसिडर्ड टू बी आवर एनिमी। इसी के लिए उस टाइम पे ऐसा हुआ था, पुलवामा अटैक होने के बाद में इंडियंस ने, हमारे यहां से 2-3 रिवर आती है, अपना ज्योग्राफी पहले बेकार है, तुमने मेरा मैप तो देखा ही कैसे ड्रॉ करता, तो मेरे को ज्योग्राफी के बारे में कुछ पूछना मत। हमारे यहां से 2-3 रिवर्स थी या 2-3 सीज थे, ओशन थे, जो वहां पे जाके इंटरसेक्ट करते थे, तो उसे पानी मिलता था। हमारे इंडिया वाले ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो पाकिस्तान में पानी नहीं है। पानी नहीं मतलब वो दुबई बन जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा मैं, इंडिया से जो पानी जा रहा था वो नहीं जाता है। सेकेंड, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो बंद हो गया। सर एक्सपोर्ट बंद हो गया, समझ में आता है, इंपोर्ट भी बंद हो गया? हाँ, इंपोर्ट भी बंद हो गया। सर मतलब कैसे? खजूर, अपन खजूर नहीं, वो खाने वाले खजूर, डेट्स, वो सब कुछ पाकिस्तान से आते थे, वो बंद हो गया। इसलिए अगर आप अगर खजूर खरीदने गए तो प्राइसेस बहुत हाई हुई हुई है, क्योंकि हम वहां से मंगवाते तो इंपोर्ट बंद हो गया, तो हमको दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है, वहां का भाड़ा ज्यादा लगता है हमें, दुबई से, एमारेट्स, वो 7 एमारेट्स वगैरह, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, वहां से बुलाना पड़ता है। उसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। तो हमने क्या किया, हमने उसके साथ में डीलिंग करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारा एनिमी है। कल जाके अक्षय बोलता है मैं करेगा, मैं डीलिंग करेगा। अरे तू क्या करेगा? मैं इनको टमाटो बेचेगा। बोले बेचारे टमाटर के लिए तरस रहे, वहां पे स्पेन में टमाटिनो फेस्टिवल चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, मेरे को दुख हो रहा है। बेटा तो हम नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा। अपन केचप बेचेगा उसको, अपन निशान से खरीदेगा, उसका निशान हटाएगा, अपना किसान चिपकाएगा और उसको बेचेगा। क्या ये सही है या गलत है? क्या गलत है? मतलब तुम बोल रहे हो केचप बेचना गलत है, मेरे घर में 10 बाटली है केचप के, मैं जेल में जाऊं? फिर इलीगल तो नहीं है ना। तुमको नहीं लगता कि बाजू वाला तेरे को सबसे पहले लात मारेगा, बोले साले ऐसे क्यों कर रहा है? बिकॉज इट इज अगेंस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में फर्स्ट है ट्रेडिंग विथ एनिमी, सेकेंड इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग मतलब चुराना। सर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट नहीं, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन दो जन के बीच में केस चलता है, तो मैंने जिसके ऊपर केस किया दैट इज प्रोसिक्यूशन। तो मैं प्रोसिक्यूशन को पैसा देता हूं केस ड्रॉप करने के लिए।
मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूं, प्लीज केस मत कर, या जो केस किया है वो ड्रॉप कर दे। केस मत कर बोला तो राइट्स अफेक्ट हो गए। उसने केस किया, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की बात कर रहा हूं, इलीगल नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। इलीगल नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। हाँ, यही काम अगर पुलिस करे तो इलीगल है, तो ब्राइब हो गया ना, तो ब्राइब हो गया। आर्टिकल 15 मूवी देखा, ब्रूटल है बहुत, देखना भी मत, अगर नहीं देख सकते तो देखना मत, बहुत ब्रूटल मूवी है वो, रेप विक्टिम वगैरह पे मूवी है वो। सो अभी सपोज पुलिस का काम है, ड्यूटी है उनका ढूंढना, जो भी रेप, जिसने भी रेप किया उनको ढूंढना काम है, वो सपोज मिल भी जाते हैं और उनसे अगर वो पैसा ले लेता है तो ये सही है या गलत है? गलत है। लेकिन सपोज जिसके जो भी बंदा था या जो भी पेरेंट्स थे जिन्होंने केस किया था, वो केस कर दिया, बाद में इनको बोला कि आप केस ड्रॉप कर दो, उसके लिए मैं आपको कंपेंसेशन देता हूं, उनको एक्सेप्टेड है, उनको एक्सेप्टेड है, डरा धमका के नहीं, कोई कोरिशन नहीं था, कोई फ्री कंसेंट वाला केस नहीं था, नॉन फ्री वाला केस नहीं था, फ्री कंसेंट जो हाँ बोलते सपोज, जब सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं, तुमको प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट बीच में आएगा क्या? लेकिन आइडियली ये समाज के लिए सही है क्या? दिस इज अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, दैट इज नोन एज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। आएगा ध्यान में? मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, ठीक है, इसको 2 मिनट होल्ड पर रखना। मेंटेनेंस ऑफ चैम्पर्टी, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस, ब्राइब देना, ब्राइब देना, ब्राइब देना इज नॉट इलीगल बट इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब आपने सपोज किसी इंसान को 10 रुपए, पुलिस हवलदार को 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, ब्राइब, बिना रिश्वत दिया, तो आप थोड़ी जेल में जाते हो, वो जेल में जाता है, जिसने लिया वो जेल में जाता है, देने वाला थोड़ी जेल में जाता है। लेकिन ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं हुआ क्या? एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जिसके वजह से आपका मोनोपोली क्रिएट हो जाए। मोनोपोली सिंगल इंसान बेचेगा। सर मतलब मैं समझा नहीं। मैं ना क्या काम करता हूं, मैं नमक, मतलब किसकी है? किसकी है? किसकी मोनोपोली है? कौन से कंपनी की? टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट की मोनोपोली है, लेकिन अगर सॉल्ट की फैक्ट्री डालना चाहता हूं तो कोई रोक सकेगा मेरे को? लेकिन अगर टाटा मेरे को पैसा खिला के बोलता है कि ये ले, मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं कि तू अपनी फैक्ट्री मत डाल, इसके लिए मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए देता हूं, और ये करके वो सारी कंपनीज को बोलता है कि 10-10 करोड़ रुपए दूंगा, कोई फैक्ट्री नहीं डालेगा, वो ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है जिसके वजह से उसकी मोनोपोली क्रिएट होगी। इलीगल नहीं है पैसा देना 10 करोड़ रुपया कुछ ना करने के लिए। कंसिडरेशन की डेफिनेशन ही थी, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। याद है एब्सटेन वर्ड आया था, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इलीगल नहीं है, लेकिन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी तो हुआ ना, नहीं चलेगा। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, सॉरी मैरिज। अब बिलाल देख कितना खुश हुआ। अरे शर्मा मत रे, मैरिज मतलब मैरिज, एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट। पहले थोड़ी सी शादी होती है फिर पूरी शादी होती है। अरे मतलब पहले एंगेजमेंट होती है फिर शादी होती है, पहले थोड़ी सी शादी फिर पूरी शादी, तो एग्रीमेंट तो थोड़ी सी शादी में भी हो जाता है। मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोकरेज मतलब दलाली, ब्रोकरेज का मतलब दलाली होता है। तो बोले क्या है तू? बोले मैं ब्रोकर हूं। मतलब क्या है? दलाल है। बोले हाँ। क्या करवाता? बोले शादी करवाता हूं। बोले इधर शादी करवाता हूं मतलब? बोले इन दोनों की शादी कराऊंगा। मतलब समझ जाओ, जेंडर वेंडर में कोई इशू नहीं है मेरे को। एग्जाम्पल लिया मैंने, इन दोनों की शादी करवाऊंगा, इसके लिए मेरे को पैसा मिलेगा। ऐसा चलता है? चलता है? मिताली को चलता है। हाँ वही तो मैं बोला, matrimonial.com, शादी कर लो शादी कर लो नहीं है, शादी.com, शादी कर लो नहीं, तुम कर लो। शादी.com ये कैसे चल रहा है? एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल्स एक्सचेंज कराते, शादी नहीं करवाते। बोले हमारी शादी हो गई, प्रोफाइल के पैसे दो। हट, हम तुमको बायोडाटा देंगे। कोई बंदा है जो नागपुर में है, कोई बंदी है जो इंदौर में है। अभी इंदौर वाले को नागपुर का नहीं पता, नागपुर वाले को इंदौर का नहीं पता, तो ये बीच में आके इन दोनों को सिर्फ मिलवाता है। मिलवाता मतलब कैसे? थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तुमको मिलना है मिलो, नहीं मिलना है मत मिलो, तुमको गाली देना है दो, तुम कुछ भी करो। मेरा काम क्या है?
तुम दोनों के फोटोज और तुम दोनों के बायोडाटा एक्सचेंज करना, उसके बाद में तुम्हारे काम जाने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं ये शादी करवाने का पैसा लूं सर, तो पंडित भी तो ये करता है। अब वो शादी करवाने का नहीं लेता, वो मंत्र पढ़ने का लेता है। तो सर ऐसा तो कोई होता नहीं। तो मतलब मैं तो वही बोल रहा हूं, ऐसा कोई होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जेल में जाएगा। ठीक है ना। बोले शर्त इन दोनों की शादी करवा के दूंगा, अगर शादी करवा के दिया तो 10 करोड़ रुपए इधर आ, इधर चल। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट अलाउड। सर इवेंट मैनेजमेंट वाले भी तो करवाते हैं ना। अरे वो इवेंट मैनेज करते हैं, वो ये देखेंगे कोई गाली नहीं मारे कि पनीर में पनीर तो था ही नहीं, क्योंकि गधेड़े वो टिंसी की सब्जी थी, तो वो प्लेट एक्सचेंज हो गई सिर्फ। तो कोई और सब्जी को और सब्जी समझ के खा रहा है और पनीर ढूंढ रहा है तो नहीं मिलेगा उसको। मैं इस चीज के लिए पैसा दे रहा हूं, शादी करवाने के लिए नहीं दे रहा हूं। सर स्टेज डेकोरेशन, तो स्टेज नहीं बनेगा तो शादी नहीं करेगा। हर चीज का अपने सर्विसेज के लिए कोई पैसा ले रहा है, शादी करवाने के लिए कोई पैसा नहीं ले रहा है। और अगर वो ऐसा कोई पैसा लेता है, मोस्ट वेलकम, जेल में चलते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो बेचारा काला कोट पहन के, बाल झड़े हुए बेचारे के, टकला एकदम भोंदू, मुंह के दांत बाहर आए हुए इंसान, हाथ में वो हथौड़ा लेके ऑर्डर ऑर्डर चिल्ला रहा है, चुप बैठो चुप बैठो। उसमें एकदम महारानी खड़ी होती है, साहब मेरा पति चोर नहीं है। तो इधर बैठना भाई, मैं कुछ और बोल रहा हूं, तू कुछ और बोल रहा है, केस कुछ और चल रहा है। केस चल रहा था इसने ड्राइविंग का, रैश ड्राइविंग, कहां से मर्डर आया बीच में, शांति, चोरी कहां से आया, बीच बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, इलीगल है। बोले तूने मेरी बात काटी, चल जेल में। अरे पागल है क्या बावड़े, इंटरफेयर किया है, नॉट इलीगल बट इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। जो भी कहना है सच कहना, सच के अलावा कुछ मत कहना। जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए, होता ना सब बॉक्स। तो अगर आप इस चीज में, या कोर्ट का कुछ काम कर रहा है, कोर्ट कुछ एविडेंस मांग रहा है, तुम बीच बीच में काड़िया कर रहे हो, तो दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज ट्रैफिकिंग, सॉरी, इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद में इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब बाइंडिंग। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या वो बाइंडिंग है मेरे पास रजिस्ट्रेशन करने के? है? फिर है ना, आपके एक स्कीम आती है आपके पास में मैम की तरफ से, आप सर को रजिस्ट्रेशन करोगे, 1 लाख रुपए दोगे, मेरे को 80,000 दे दो, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। आपके ऑब्लिगेशन में कोई और का इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। और ये काम ओपनली हो रहा है या प्राइवेटली हो रहा है? जिसको पता चलना चाहिए उसके पता चलने के साथ में हो रहा है, बिना पता चले हो रहा है। तो ये वैलिड होगा या वॉइड होगा? एक बार एग्जांपल पढ़ लो। आएगा ध्यान में? ठीक है। फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। सर कंसिडरेशन अनलॉफुल पढ़ लिया ना, बार बार एक चीज। अरे ये पार्ट की बात कर रहा है, मतलब आप मेरे को फीस देना, 70,000 में से 35,000 कैश देना, 35,000 का गांजा देना, फूकते बैठेंगे रात भर। अरे सर हमने कंसिडरेशन पूरा थोड़ी आधा ही दिया ना, तो क्या आधी जेल थोड़ी होगी? जेल तो पूरी होगी ना भाई साहब। तो कंसिडरेशन इन पार्ट चलेगा क्या? वॉइड एग्रीमेंट के पहले तक का पढ़ के दो। चैम्पटी, हाँ चैम्पटी वही वाला ना, मेंटेनेंस एंड चैम्पटी। सुनना, मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। चैम्पटी इज एन अग्रीमेंट इन विच, इसको अंडरलाइन करना, चैम्पटी इज एन अग्रीमेंट इन विच पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन। The agreement for supplying funds by way of maintenance of chambati is valid unless it is unreasonable so as to be unjust to the other party, or it is made by malicious motive. Malicious मतलब fictitious, गलत, wrongful, fraudulent motive, like that of gambling in litigation or oppressing other party by encouraging unrighteous suits, and not with the bona fide object of assisting a claim believed to be just, yeah, just and equitable and right.
एक अक्षर नहीं समझा सर, मैं समझाता हूँ। मैंने एक कंपनी फॉर्म करने गया, कंपनी का नाम जो था ना, मैंने कंपनी का नाम रख दिया रिलायंस लिमिटेड। काम चालू कर दिया, सब काम हो गया। क्या लगता है सही किया मैंने? नहीं। क्यों? रिलायंस मतलब भरोसा, लोगों को मेरे पे भरोसा आना चाहिए, इसलिए मैंने भरोसा का नाम रख दिया रिलायंस लिमिटेड। क्या प्रॉब्लम है? किसी और का भी नाम है इसके लिए तो नहीं चलेगा ऐसा? एक नाम के दो इंस्टीट्यूशन नहीं चलती? अच्छा, ये मेरे को मालूम नहीं था। मैं ठहरा पढ़ा लिखा अनपढ़, मेरे को मालूम नहीं, मैंने तो रख दिया, काम चालू कर दिया, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, पैसा आना जाना चल गया। 1 साल बाद में मेरे पास में एक नोटिस आई, भाई साहब तुम्हारा नाम चेंज कर लो वरना तुम्हारी कंपनी बंद कर लेंगे। और मैं बोले ये लफड़ा हो गया, ये लफड़ा हो गया। मेरे को लगा कोई मजाक कर रहा है, मतलब अप्रैल फुल तो बहुत टाइम है, लेकिन कर रहा होगा कोई ऐसी मजाक। मैंने कुछ ज़्यादा लोड नहीं लिया उसका, ऐसा कोई नाम थोड़ी चेंज करता है। 4 दिन बाद साले सच्ची है कि सीज करके चले गए मेरी फैक्ट्री को, ताला ही लग गया। ऐसा वो वाइट पेपर क्लॉथ लिया, टेक्सटाइल क्लॉथ, उसको ऐसे रैप किया, उसके ऊपर लाल ऐसा गरम किया, ऐसा सील कर दिया। बड़ा अच्छा लगा वो देख के, लेकिन दुख हुआ मेरे को। अरे वो सील करते टाइम देखना मजा आता है, ऐसा वो दिखने में एकदम रॉड है, उसको गर्म करोगे ना तो लिक्विड होता है, मजा आता है, ऐसा लगता है ओ जादू। हाँ तो वैसे स्टैम्प जैसा स्टैम्प नहीं होता है वो कोई, वो उसी के अंदर वो कलर ही उसका वो होता है, स्टेम होता है वो। तो दुख हुआ, मैं वापस रोते रोते गया। इस बार ईशिका के पास गया, बोला ईशिका ये प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम? बोला ऐसा ऐसा हुआ। कांड तो देख तू करके आया है, बात तो माननी पड़ेगी तेरी, कांड तो तूने किया है, प्रॉब्लम देख कैसा है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले यार ऐसा मत कर यार, सीएस पढ़ा है मैंने तेरे को, थोड़ा तो हेल्प कर ले। तो फीस दे दी ना मैंने, फोकट में पढ़ाया क्या, दे दी ना, हो गया, फिटूस, कंसिडरेशन मिल गया, अब क्या है? तो बोलती है कि अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मतलब अरे प्लीज कर लेना, हेल्प कर लेना, तेरे को मेरी दुआएं मिले। बट क्या करूँ दुआएं का? कैशबैक थोड़ी है, कैशबैक मिले तो काम भी करूँ। मैंने बोला एक काम कर, सुन मेरी कंपनी की नेटवर्थ है ना, उसने मेरे को बोला कि सुनो एक बात बता, चल मैं आपके लिए अपना एक काम पेंडिंग रख लेती हूं, लेकिन याद रखना आपकी कंपनी का नेटवर्थ कितना है? मैं बोला मांग बोल ही रही है, बोलने के लिए थोड़ा फेंक ही देते हैं। बोला 1000 करोड़ है। ठीक है, अगर मैं आपको हेल्प करती हूं, अगर मैं आपको असिस्ट करती हूं, कहा गया असिस्ट, यही, अगर मैं आपको अग्री करती हूं असिस्ट करने के लिए, आपके नेटवर्क का 2% मेरा। मतलब ओ फालतू ज्यादा बोला, 1 लाख ही बोलना था। तुमको नहीं लगता क्या कि अभी तक उसका कोई इंटरेस्ट था क्या उसमें? लेकिन अभी मुझे कोई लीगल पोजीशन से बाहर निकालने के लिए वो मेरी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही है। दिस इज चैम्पर्टी। अब मैं चैम्पर्टी की डेफिनेशन वापस पढ़ रहा हूं। Champerty is an agreement in which a person agrees to assist another in litigation, legal procedures, in exchange of promise to hand over a portion of proceeds of the action. In against जो अभी आपको प्रोसीड आएगा उसका पार्ट मुझे देना, जो वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है। इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सीए पढ़ के वंशिता इतना पढ़ लिया कि बोले अपन सीधा फर्म शुरू करेंगे अपनी, एकदम हाईटेक फर्म। अभी वो फर्म शुरू कर दी और फर्म शुरू करने के लिए वंशिता को 1 करोड़ रुपया चाहिए था, लेकिन वंशिता 1 करोड़ रुपए का लोन नहीं ले सकती क्योंकि इसका पिछली बैलेंस शीट नहीं है, तो कोई इसको लोन देगा नहीं। मेरा एक कोई दोस्त पहचान का था, तो मेरा बैंक में काम करता था, मैंने उसको बोला कि भाई वंशिता को 1 करोड़ का लोन चाहिए। मैं वंशिता को बोला तेरे को 1 करोड़ का लोन दिला दूंगा, लेकिन 2% मेरा उसमें कमीशन रहेगा। तो वंशिता बोलती है ठीक है चलेगा मेरे को। तो 1 करोड़ के लोन में उसको हाथ में आएगा 98 लाख, मुझे आएगा 2 लाख। कोई प्रॉब्लम है तुमको? तो ये चैम्पर्टी नहीं हुई क्या? यहां पे लिटिगेशन है, अपना लिटिगेशन सपोज नहीं भी है,
असिस्ट कर रहा है तो वो पैसा तो लेगा ना, फोकट में कौन हेल्प करता है? अरे मम्मी भी फोकट में फोन नहीं देती, उसके बदले में 90% मांगती है, जबकि वो माँ है। तो माँ भी फ्री में नहीं देती, कंसिडरेशन मांगती है, समथिंग इन रिटर्न। और अपन ने समथिंग इन रिटर्न नहीं आया तो चप्पल रिसीव, अपने को समथिंग इन रिटर्न आता है। तो कहीं ना कहीं तो कंसिडरेशन है अपने लिए भी, या तो मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी, आना तो है, करेक्ट। तो ये चैम्पटी हुआ। अभी ये चैम्पटी इज 100% वैलिड, चैम्पटी इज वैलिड अनलेस ये दो, अगर ये दो हुआ तो चैम्पटी इनवैलिड है। सर अनलेस मतलब अगर इसने दो के जगह है ना बोला 98% मेरा, पागल है क्या? रहने देना when it is unreasonable so as to unjust to other party, it is unjust to me, no? तो ऐसा अगर कोई चैम्पटी होता तो वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है। सेकेंड, इट इज मेड बाय मैलिशियस मोटिव, दैट इज फ्रॉडलेंट मोटिव। सर फ्रॉडलेंट मोटिव मतलब अभी है ना, सपोज इशिका मुझे हेल्प कर रही है, ऐसा करने के बाद कि एक पोजीशन पे वो हाँ, मतलब उसने मेरे को हाँ बोल दिया, मैं उसको अपना वकील जैसा कुछ लेके चला जाऊंगा और बीच में जाने के बाद बोलेगी अब अगर तो 98% मेरे को नहीं देगा तो मैं आगे काम नहीं करूंगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसने हाँ बोला क्या, मेरी भलाई के लिए या खुद के फायदे के लिए? उसके मन में कुछ तो भी चोर था, उसके मन में उसका मोटिव जो था वो मैलिशियस था, फ्रॉडुलेंट था, धोखादायक था। अगर उसने ऐसा कुछ किया है लाइक दैट ऑफ अ गैम्बलिंग इन लिटिगेशन, लिटिगेशन में गैम्बलिंग, समझ रहे हो, लिटिगेशन में गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग ही तो था ना। अभी हाँ बोल तो बाद में जाके इसको लेते अखाड़े में साइड में, ऐसे कैसे नहीं देता, नहीं देता तो मत दे, बीच में आके अटक गया, अब बोल क्या करना है? मैं तो हाँ ही बोलूंगा, एक्सेप्ट करूंगा ही, ठीक है भाई 98 तो 98, क्योंकि नहीं तो मेरा घर बार बिक जाएगा। लेकिन मैंने हाँ बोला, मैंने अपनी कंसेंट दिया, लेकिन क्या ये कंसेंट फ्री थी? ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में थी, है ना ध्यान में। तो अगर ऐसा भी हुआ तो आपका जो चैम्पटी एग्रीमेंट है इट इज 100% वॉइड। सर लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? वो अपना काम नहीं है, वो एलएलबी करेगा, उसको कैसे प्रूफ करके देना है वो जाने। अपन पढ़ रहे कि होता क्या है, कैसे होता है, वो अपना काम नहीं है, और वो अपने दिमाग पे नहीं लगाना। सीएस वालों तुमको लगाना है एग्जीक्यूटिव में, सीए वालों को दूर दूर तक नहीं लगाना। आया ध्यान में? इसमें कोई डाउट? पूरा पढ़ के दो मेरे को वहां तक, वॉइड एग्रीमेंट्स तक। एक क्वेश्चन आता है, विच एग्रीमेंट्स आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड? कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स है जो सामने से वॉइड डिक्लेयर कर दिए हमने, ऑलरेडी वॉइड ही होते हैं? सबसे पहला, एनी एग्रीमेंट विच इज डन बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज। इनकम्पिटेंट पार्टीज मतलब माइनर, ड्रंकन, लूनेटिक, अनसाउंड माइंड। सेकेंड, ऐसा एग्रीमेंट विच इज अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ, चलेगा क्या? ऑफ फैक्ट, बायलैटरल ना, यूनिलैटरल मिस्टेक नहीं, बायलैटरल। सर यूनिलैटरल में वॉइड है, बल होता है, बायलैटरल में वॉइड होता है। थर्ड, एग्रीमेंट इन विच द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज विच इज अनलॉफुल। जो भाई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन दोनों में से कुछ अनलॉफुल है तो अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होने वाला है। एग्रीमेंट विच इज मेड विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट सर्टन केसेस, कल अपन ने पढ़ा था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो पढ़ा था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, चैरिटी, उसमें भाई आपका कोई कंसिडरेशन देने की कोई जरूरत है नहीं। सिक्स, ये सब पुराना है। सिक्स, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। बिलाल प्रथम को 10 लाख रुपए देता है और एग्रीमेंट करता है कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। प्रथम बोलता है इससे ज्यादा तो उससे ले लूंगा मैं शादी करके, पागल है क्या? तो बोली लगाना चालू। फिर बिलाल बोलता है 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तू बोल मैं जिंदगी भर तक शादी नहीं करूं, बोल तू। ये इसने एग्रीमेंट किया, ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन भी है, बट क्या ये लीगल है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज नॉट एट ऑल वैलिड, इट इज 100% वॉइड एग्रीमेंट। अरे यार वॉइड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सॉरी गलत प्रिंट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ना।
रुको, हर बार गलत नहीं बोलूंगा, पूछ रहा हूं तुमको। ये सारी चीज इलीगल है, तो जब कोई चीजें इलीगल होती है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सर आपका कोई ये अनलॉफुल है, बनेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट? सर आपका इनकम्पिटेंट पार्टी है, बनेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट? सर यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस में मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? सर ये हो गया, अच्छा दोनों यही है, अनलॉफुल और एग्रीमेंटल कंसिडरेशन अनलॉफुल, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाले में इन पार्ट्स है, बस पूरा नहीं है लेकिन इन पार्ट इलीगल है, तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड है, कुछ तो भी बात है। कल आपने एग्जांपल दिया था वो हल्दीराम वाला, हल्दीराम मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूं, दिन का इतना कमा रहा हूं, तो वो मेरे को आके बोलता है मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए देता हूं, तू धंधा मत कर, तू बिजनेस मत कर, इसके लिए पैसा दे रहा हूं। आपने तो बोला था वैलिड है, वैलिड है अगर वो एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगाए सर्टेन टाइम के लिए और सर्टेन एरिया के लिए। जैसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, आफ्टर क्लियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स आई वाज बीइंग इनवाइटेड टू आरसीएफ फॉर टीचिंग, तो there only one condition was the moment you step out of RCF and the moment you step out, you quit this organization, you cannot teach for 3 years in Amravati district. जिस साल से तुमने ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया उसके 3 साल तक तुम अमरावती डिस्ट्रिक्ट, नॉट सिटी, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में नहीं पढ़ा सकते हो। सर दिस इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैं ट्रेड नहीं करना चाहिए इसके लिए मेरे को बोल रहे, तो ये तो इनवैलिड होना चाहिए ना। उन्होंने लाइफ टाइम बोला क्या? उन्होंने पूरा इंडिया बोला क्या? उन्होंने क्या बोला? 3 साल तक ये लोकेशन में, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एरिया की बात किया। मुंबई में पढ़ाना पड़ा ना, दिल्ली में पढ़ाना पड़ा, कश्मीर में पढ़ाना पड़ा, 5 साल बाद में अमरावती में पढ़ाना पड़ा। हमने एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया, दैट इज अलाउड। लाइफ टाइम नॉट अलाउड। तो एनी सच एग्रीमेंट इन विच आपका ट्रेड, सर ऐसा क्यों? अरे मेरा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम है मेरे पास, फ्रीडम टू ट्रेड का पढ़ा ना तुमने 11th-12th, फ्रीडम टू ट्रेड, फ्रीडम टू लिव, सब चीज का राइट है। तुम मेरा राइट रेस्ट्रिक्ट कैसे कर रहे हो? सर मैंने हमेशा के लिए नहीं, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए किया, दैट इज ओके, दैट इज ओके। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन। अग्रीमेंट किया, मैं गया महक के घर, यहाँ पे दुकान पे, महक की किराने की दुकान बहुत बड़ी है, ऐसा मत बोलो, किराना मतलब 200 करोड़ का टर्नओवर है भाई। महक की किराने की दुकान है, महक के घर पे दुकान पे गया, महक को बोला चावल चाहिए, महक बोलती कितना, मैं बोलता इतना। अबे मतलब इतना मतलब कितना, मतलब इतना, बोले इतना नहीं आएगा, मतलब कितना आएगा, बोले इतना आएगा, मतलब पागल है क्या? ऐसे होता है क्या? तो आपका जो अग्रीमेंट है उसमें आपका कोई भी टर्म्स कंडीशन वैलिड, क्लियर एंड वेग नहीं होनी चाहिए, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन अनसर्टन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड रहेगा। सर एक दूसरा एग्जांपल, मैंने तनया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, तनया के पास में 5 घोड़े, तनया को बोला था मेरे को ये 5 घोड़े में से 1 घोड़ा दे देना। तनया बोलती ठीक है मैं वो वाला घोड़ा दे दूंगी। 5 घोड़े वही खड़े थे, उसने ऐसा बोला वो घोड़ा दे दूंगी। मैंने सोचा वो शायद ब्लैक वाले की बात कर रही है। मैं घोड़ा लेने गया तो सफेद वाला आया, मतलब ये मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को कर दिया तूने। ब्लैक की बात हुई थी ना, बोले बात तो हुई नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? हम तो लड़ते रहेंगे ना। मैंने तो ब्लैक बोला था, नहीं मैंने तो व्हाइट बोला था, मैंने ब्लैक, मैंने व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट खेलते रहो। अरे मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि चीजें अनसर्टन थी। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा मतलब ही क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइड होगा। उठो रे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। वही हम पढ़ रहे हैं ना, विच कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट्स। वेजरिंग पेंडिंग रख रहा हूं, वेजरिंग एक बहुत बड़ा टर्म है। फिर नीचे आता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। मीर अपनी मिहिरी को, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, सब्जी मंडी से 2 किलो आलू ले। अरे एग्रीमेंट किया ना, ऑफर दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, अरे बट वो इम्पॉसिबल है ना। तो कोई इम्पॉसिबल चीज का, सर कोई फ्रेश एग्जांपल एक और,
मिहिर बोलता है मैं तेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, अगर मैंने ये चीज कर ली तो मुझसे शादी कर लेना। बोले ठीक है। बोले मैं 2 पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करके बताऊंगा, इंटरसेक्ट करके बताऊंगा। मैड है क्या? पैरेलल लाइन ज्वाइन कैसे हो गई? और अगर हो गई तो सारी ट्रेन नीचे आ जाएगी 2 सेकंड में, क्योंकि ट्रेन की पटरी तो पैरेलल होती है ना, पैरेलल जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। हाँ, तो ये जो उसने एग्रीमेंट किया, ये तुमको नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है? सोचो ना, ऐसा कोई एग्रीमेंट करता है मीर कि वो बोलता है मैं सीए में कम से कम 18 घंटे पढ़ूंगा। अब मैं कमेंट नहीं कर रहा क्या, वो तुम देखो पॉसिबल है इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है और उस चीज का आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो बट ऑफकोर्स हमेशा वॉइड ही रहेगा। करेक्ट, ठीक है। एक है लास्ट अपना वीजरिंग एग्रीमेंट। पहले सेक्शन 30 पे आओ सबसे पहले। हाँ, 6th में 6th। हाँ, 7th में लिमिटेड है, 6th में लिमिटेड नहीं है। 6th में कुछ भी नहीं कर सकते आप, किसी का फंडामेंटल राइट रोक ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। मतलब आपको इसके लिए तो अपने मम्मी पापा को भी जेल में डालना तो डाल सकते हो। बापू बोलेगा इससे शादी नहीं करना, नहीं मैं करूंगा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। और ये डोमेस्टिक मैटर भी नहीं है आपके पास। बीइंग अ मेजर 18 साल के बाद ऐसे कोई डिमांड करना, बीइंग अ मेजर यू हैव ऑल दी फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स में ये भी एक राइट है, तो डालना बापू को जेल में, बापू सुतेगा फिर अलग से घर पे। तो आपके पास में ये ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं रहे भाई, ऑप्शन नहीं है। दिस इज आपको इस टाइम पे आपके पास में इस चीज के लिए आप भले लिमिटेड या अनलिमिटेड आप कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, लेकिन ट्रेड में लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन इज अलाउड, अनलिमिटेड या अनलिमिटेड बाउंड्री इज नॉट अलाउड। में सर लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड बाउंड्री अलाउड है क्या? नहीं। 3 साल तक तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस नहीं कर सकता, पागल है क्या? घर पे बैठूंगा क्या? वो नहीं चलेगा। सर लिमिटेड एरिया में अनलिमिटेड टाइम अलाउड है क्या? नहीं। तू कभी भी यहां पे आके कभी बिजनेस नहीं कर सकता, यहां से बाहर कहीं पे भी कर, यहां पे नहीं कर सकता। नहीं नहीं, यहां पे क्या हुआ, एरिया लिमिटेड है लेकिन टाइम अनलिमिटेड है, नहीं चलेगा। या फिर टाइम लिमिटेड है और एरिया अनलिमिटेड है, वो भी नहीं चलेगा। तेरे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए, और अगर अफेक्ट होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए वॉइड रहेगा। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट के आगे एरो करके लिख देना गैम्बलिंग। खत्म, एक वर्ड में बात करता हूं, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग फुल स्टॉप लिखना, मैं जो बोल रहा हूं गैम्बलिंग लिखना, आगे लिखना फुल स्टॉप करके लिखना। हाउएवर इट इज डिफरेंट फ्रॉम, however it is different from however it is different from contingent contracts. It is different from contingent contract. Contingent मतलब what do you mean by contingent? नहीं no, कंटिंजेंसी, ये टर्म सुना है कभी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, यस, फुटनोट में होता है आपके बैलेंस शीट के। क्या होता है कंटिंजेंट? जो फिक्स है या फिक्स नहीं है? नहीं है। जैसे तुम नवंबर 19 में सीए बन जाओगे, ये क्या है? या दिसंबर में सीएस वाले बोले, हमको तो बोला नहीं, हम सीए वाले। नहीं, मैं दोनों के लिए बोला, सीए वालों के लिए भी और सीएस वालों के लिए भी। तुम नवंबर या दिसंबर 19 में सीए या सीएस फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, ये क्या है? कंटिजेंट है या श्योर शॉट है? बोले बोलना तो कंटिजेंट है, लेकिन बोल गए तो मर गए। और श्योर शॉट हमको लगता नहीं है, तो फंसे तो दोनों जगह पे। आगे बढ़ो तो ट्रक मारेगा, पीछे बढ़ो तो जेसीबी मारेगा, मारेगा तो सही। प्राइमा फेसिली मैंने आपको फर्स्ट डे बोला, अगर मैं आप जैसे मैं आपको बोलता हूं वैसा करोगे, जो हिसाब से आपको प्लानिंग दिया वैसे करोगे, शॉर्ट शॉट पास हो जाओगे।
पास नहीं होने के रीजन अलग है, लेकिन अगर अपन एग्रीमेंट करते हैं, बिलाल 500 रुपए देता हूं, अगले आधे घंटे में बारिश नहीं आएगी, बिलाल बोलेगा मैं क्या करूं, मेरे हाथ में है क्या, नहीं आएगी, नहीं आएगी, कांग्रेट्स। तो आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी, अक्षय बता, नहीं आएगी, आई तो देख बाबू, तो बाहर ही खड़ा करूंगा, वो जाली के ऊपर खड़ा रहना तूने बिना छतरी के, नहीं आएगी पक्का, देख आसमान में देख एक बार आएगी नहीं आएगी, अरे बंद दे रहे, कहा देख रहा है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, अनसर्टन है, कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट है, ठीक है, मे बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट इज कंटिंजेंट। इंडिया मैच जीतेगा या हारेगा, कंटिंजेंट है। लेकिन याद रखना, अगर मैंने बेट लगाया, क्या मैंने बोला कि सिमरन आज अगर इंडिया जीतती है 500 रुपए देना, और अगर मतलब मैंने उसके साथ शर्त लगाई कि आज अगर इंडिया जीतती है तो मैं तुझसे 500 रुपए लूंगा, और अगर बांग्लादेश जीतती है तो तूने मेरे को 700 रुपए देना। अरे वो नींद में वहां भी बोल देगी, नहीं बोलेगी। तो हमने एग्रीमेंट किया कि अगर इंडिया जीतती है तो मैं तुझे 500 दूंगा, और अगर बांग्लादेश जीतता है तो तूने मेरे को 500 रुपए देना। ये तो बराबर है, कंटिंजेंट है, बराबर है, जीत भी सकती है नहीं भी जीत सकती है। अरे 500 रुपए देना का देना कंटिंजेंट नहीं, हम देंगे, चिंदियो हमारे पास है 500 रुपए, ऐसा मत देखो। मैं बात कर रहा हूं वो एक्टिविटी कि इंडिया जीत भी सकता है या हार भी सकता है, लेकिन उसके जीतने या हारने से हमारे बीच में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? पैसों का व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नहीं ना, इट इज वेजरिंग एग्रीमेंट, ये गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग है। तो सर कंटिंजेंट मतलब, कंटिंजेंट मतलब मोहिनी गई मोबाइल के शॉप पे, मोबाइल के शॉप पे जाने के बाद में मोबाइल के शॉप वाले को बोलती है, शॉपकीपर शॉपकीपर, बोले बोलो, बोले मेरे को आईफोन एक्स चाहिए। बोला ले ले, अब ले ले मतलब गधेड़ तेरे पास आई हो, तू दे देना। तो उसने देखा, उसने देखने के बाद में बोला कि यार अभी स्टॉक में नहीं है। तो मोहिनी ने बोला कि कब आएगा? तो उसने बोला शायद कल आएगा। कल आ भी सकता है, कल नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आया या नहीं आया तो इनके बीच में अफेक्ट होने वाला है ना ट्रांजैक्शन, इसको फर्क पड़ेगा ना, डायरेक्ट फर्क पड़ेगा ना। सर आया तो इसको प्रॉफिट होगा, इसका पैसा जाएगा, और नहीं आया तो इसका पैसा लॉस होगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं जाएगा। दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वही अगर मैं ये बात करूं कि अगर जो शिपमेंट आने वाला है और वो थ्रू पाकिस्तान आने वाला है, तो अगर पाकिस्तान के थ्रू सेफ आ गया ना, देख मैं तेरे को मेरा फोन गिफ्ट कर दूंगा, उसका कंसाइनमेंट और तेरे ट्रांजैक्शन में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ और होने के वजह से तू अपना प्रॉफिट या नुकसान देख रहा है, दैट इज गैम्बलिंग, दैट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। तो बट ऑफकोर्स तुम बताओ वेजरिंग वैलिड है या वॉइड है? वही तो हम पढ़ रहे हैं कि वॉइड क्या है, तो वॉइड है वेजरिंग। लेकिन हाँ, स्पेक्यूलेशन मतलब क्या? डिफाइन स्पेक्यूलेशन। फ्यूचर फॉरवर्ड्स, ओके, और परफेक्ट परफेक्ट। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। जो आपने वर्ड यूज किया ना शेयर मार्केट इज द स्पेक्यूलेशन, बढ़ेगा कम। हाँ, गैम्बलिंग इज नॉट लीगल, नॉट एट ऑल लीगल। लीगल गैम्बलिंग नहीं, लीगल गैम्बलिंग नहीं है, मैं आपको बताता हूं वो क्या पर्सपेक्टिव है। अच्छा हो गया आपने टॉपिक निकाला, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है? लाइफ इज अ गैम्बलिंग। आधे घंटे बाद क्या होगा आपको पता है क्या? इसका मतलब क्या अपन जेल में है क्या? नहीं। क्यों? क्यों? किसी के और के ट्रांजैक्शन की वजह से अपने को फायदा नहीं हो रहा है। आपने शेयर इन्वेस्ट किया था, आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट है उसके अंदर, वो इंटरेस्ट पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट लीगल है क्योंकि कंपनी बिजनेस कर रही है, आपके पैसों पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। आपके पैसों पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? दैट इज गैम्बलिंग। क्या? तो बेटिंग में सट्टे लगते हैं ना, और सट्टे लगने पे जेल भी तो होती है, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पे जेल होती है क्या? हाँ, रेट पड़ती है, रेट पड़ती है, प्रॉपर रेट पड़ती है। मूवी नहीं देखी क्या? वो कौन सी थी? अजहर, अजहर के पहले भी था वो, अरे वो सूमो कार से निकल के, ओ हो इमरान हाशमी की मूवी थी, सोनल चौहान एक्ट्रेस उसमें, जन्नत, जन्नत,
जन्नत, उसमें जन्नत ने मूवी नहीं देखी? वो जन्नत मूवी में एक जगह पे सब बैठे रहते हैं, वो पैसा लगाते रहते हैं मूवी पे, एकदम से पुलिस की रेड गिरती है, सबको जेल में डालते हैं. दैट इज नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल अलाउड. और आपको गैम्बलिंग देखना है सबसे बेस्ट, तो जो टाइम पे भी मैच चलती है, मेनली इंडिया पाकिस्तान, बड़ा मजा आता है सबको, सारी देशभक्ति उसी दिन बाहर आती है सबकी, तो उभरती है एकदम. वो इंडिया पाकिस्तान, तू खेल रहा है क्या? बोले अगले बार पे चौका मारेगा. अरे चौका नहीं मारा, कैसे खेलता? तू जाके खेल. लेकिन वो अगले बॉल पे चौका मारेगा, इसकी वजह से देखो पैसा मिल रहा है. सुन, अभी मेरे तेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सर एमपीएल वो मोबाइल पे चलता है ना, मोबाइल पे आप करो तो वो कैसे चल रहा है? मोबाइल प्रीमियर लीग ऐसा कुछ तो भी आता है, वो मोबाइल प्रीमियर लीग, उसमें आपको पैसा नहीं आता, लेकिन वो वर्चुअल मनी से आप खेलते हो, ना आएगा ना जाएगा. आप अपने आप से 10 करोड़ रुपए उसमें लगा लो, तेरे जेब से गया क्या? तेरे को तो लिखना था 10 करोड़, आखिर में बोलना 10 करोड़ लगाया था 25 करोड़ मिला, तेरे को मिलने वाला है क्या? वो तो एक टाइम पास है, वो अलग बात है जिसमें किसी का प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है. अभी सपोज सचिन तेंदुलकर पे, सचिन तो है नहीं, चल धोनी पे अगर 2 लाख करोड़ की बोली लगी होती, क्या वो छोड़ के आएगा क्या वाका? बोले मैं नहीं रन मारूंगा, 2 लाख करोड़, अबे भाई साहब मिलने नहीं वाले, सिर्फ स्क्रीनशॉट आएगा तेरे पास में बस. लेकिन अगर बोली लगती है और वो हिसाब से वो गेम खेल रहा है, तो तुमको नहीं लगता कि इंडिया जो अपनी कंट्री है उसके हेरिटेज पे प्रॉब्लम जा रही है? वो गलत है, इसलिए बेटिंग गलत है और इसलिए वेजरिंग एग्रीमेंट गलत है. आप जो शेयर ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो, फ्यूचर्स की बात कर रहे हो, फॉरवर्ड की बात कर रहे हो, इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट. क्योंकि आज शेयर ऊपर है, आज इकोनॉमी यहां पे, कल जाके नीचे गिरेगी, तो मुझे डर है, तो इसके लिए मैं अपने आप को हेज करवाता हूं. HEDGE, हेज. हेज करवाना मतलब क्या होता है? लेट्स से आज डॉलर 70 रुपए में खड़ा है, तुमको पता है क्या 2 महीने बाद डॉलर कितना में खड़ा रहेगा? बट ऑफ कोर्स 60 में भी हो सकता है, 80 में भी हो सकता है. तो ये रिस्क है मेरी, क्या है? हाँ, रिस्क. कोई रिक्स वाला नहीं ना यहाँ पे, सब रिस्क वाले. मिताली, रिस्क रिक्स. तो ये मेरा रिस्क है. अभी लेट्स से मैं इंपोर्टर हूं, आई एम एन इंपोर्टर. मैंने एक मशीनरी बुलाई $1 लाख की, जिसका पेमेंट मेरे को 2 महीने बाद देना है. 2 महीने बाद अगर पेमेंट देना है तो मैं उसको क्या सोचू, ये मशीनरी मेरी कितने की पड़ी? 70 लाख रुपए की, क्योंकि आज का भाव तो 70 रुपए का है. तो मैं क्या सोचू, ये मशीन मेरे को 70 लाख की पड़ी, पेमेंट मैंने दिया क्या? पेमेंट कब देना है? 2 महीने बाद भी 70 ही रहेगा. अगर 80 हो गया तो 80 लाख की गन ही हो गई क्या ये मशीन मेरी? टाइम ऑफ एग्रीमेंट बराबर हो गया, मतलब उसकी वारंटी पीरियड वगैरह आज से शुरू हो जाएगा. पेमेंट कब? हाँ हाँ पक्का. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. और अगर आप ऐसा करते हो, लेट्स से आपने 70 लाख में बुक कर लिया और पेमेंट आपने अगर 80 लाख का किया होगा, तो 10 लाख कहां डालोगे? ये आपने 70 लाख में एसेट बुक कर लिया, आपकी बैलेंस शीट इमेजिन करो, टी फॉर्मेट बैलेंस शीट, ये साइड लायबिलिटी, ये साइड एसेट. यहां पे आपने एसेट लिखा कितने रुपए की? 70 लाख की. लेकिन आपके कैश बैंक से 80 लाख गया, तो आपकी बैलेंस शीट टल्ली हो रही क्या? क्योंकि कैश बैंक लेस हो गया 80 लाख से और मशीनरी ऐड हुई 70 लाख से. 10 लाख का डिफरेंस तो मारेगी ना बैलेंस शीट. तो आपकी बैलेंस शीट आपके 10वीं 11वीं 12वीं जैसी बैलेंस शीट रहेगी, आधी अधूरी. तो वो 10 लाख कहां डालोगे फिर? सोचो ना. और जस्ट मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपको. मशीनरी 70 लाख की, लेकिन बैंक 80 लाख से डेबिट हुआ, वो 10 लाख का डिफरेंस कहां से लाओगे? क्या करोगे क्या वो 10 लाख का? क्या करोगे बोलो? एक्सपेंस में डालोगे, मतलब बट ऑफ कोर्स वो लाइबिलिटी हिट हो गई, कैपिटल हिट हो गया आपका. हाँ, एसेट की वैल्यू में ऐड कर दोगे. हाँ, मशीनरी जो 70 लाख की उसको 80 में कर दोगे. मैं भी तो वही बोला ना फिर, मैं तो पहले ही 80 लाख बोला था, तुमने 70 + 10 किया, मैंने डायरेक्ट 80 किया, बात तो वही हुई. गोल्ड, हाँ
बराबर बराबर, क्योंकि आपने डिलीवरी आपने बोल के बाद में लिया है, सोना आपको मिल जाता है उस टाइम पे। यहां पे मेरे को मशीनरी मिल गई ना, नहीं मशीनरी तो आज ही मिल गई मेरे को, पेमेंट मैं 2 महीने बात कर रहा हूं, मशीनरी तो आ गई, उसकी वारंटी पीरियड, वही तो मैं बोला कि वारंटी पीरियड यहां से 1 साल चालू हो जाएगा, लेकिन पैसा तो मेरे को उस टाइम पे देना है। हाँ, आप अग्रीमेंट कर दो ऐसा कि भाई जिस दिन मशीनरी आ गई उस दिन का रेट बुक कर लेना, तो अलग बात है, बाकी ऐसा होता नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि उसका तो लॉस हो रहा है ना। तूने बोला 70 में बुक कर लेता हूं और आज डॉलर का भाव 80 रुपए का है, तो उसका तो नुकसान हो रहा है ना। जहां उसको 80 रुपए आने चाहिए थे वहां 70 ही रुपए आ रहे, वो 10 रुपए का नुकसान क्यों झेलेगा? तो या तो तू मेरे को पैसा अपफ्रंट दे दे, आज की आज पैसा देके खत्म कर, नहीं तो क्रेडिट जो रिस्क है उसको अफोर्ड कर, दोनों में से कोई एक काम कर, तू दोनों काम नहीं कर सकता, जनरली ऐसा ही होता है। तो मैं इंपोर्टर हूं, मेरा डॉलर रिसीवेबल है, डॉलर पेएबल है, पेएबल मेरी लाइबिलिटी है, तो मेरा डॉलर पेएबल है। अब मैं डर रहा हूं कि 2 महीने बाद साला 10 लाख एक्स्ट्रा नहीं देने में आ जाए, इसके लिए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं जाता हूं फ्यूचर खरीदने या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, FRA या फ्यूचर्स खरीदने। सर इसमें क्या होगा, मैं एक बैंक के पास जाऊंगा, बैंक के पास आपके जैसे बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड CS बैठे रहते हैं जो फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। सर फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, भगवान है क्या? अरे भगवान नहीं है रे, उसको इकोनॉमी समझती है। तुमको क्या लगता है शेयर का भाव ऐसे ऊपर नीचे होता है, लोग खरीदते बेचते नहीं है क्या? कमा रहे ना, तो कमा रहे मतलब उसको समझ होगी ना कब खरीदना कब बेचना, ऐसे थोड़ी कोई कमाता है। तो सर कोई नुकसान नहीं खाता है क्या? दुनिया के लोग नुकसान खा रहे हैं क्योंकि उसको समझ नहीं है। तो सर जिसको समझ है उसको है ना, और ऐसा नहीं कि एक ही बार उसकी समझ है, बहुत बार समझ है उसको, करेक्ट। तो अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे लोगों को बैंक्स वगैरह जो है वो हायर करती है, उनको बोलती है तेरे को क्या लगता है शेयर का भाव क्या, डॉलर का भाव आगे जाके क्या होने वाला है? बोले मेरे हिसाब से आगे जाके ना डॉलर का भाव गिरेगा, मतलब 60 रुपए पे खड़ा होगा, समझ रहे हो? कोई मेरे को डर था आज 70 का भाव है, कल जाके भाव बढ़ेगा, मेरे को डर है बढ़ने का, उसको पता है भाव गिरेगा। दोनों के उल्टे है, जब उल्टा होगा तभी कोई ट्रांजैक्शन करेगा ना। दोनों को अगर बेचना ही है तो कोई ट्रांजैक्शन होता है क्या? अरे एक खरीदेगा एक बेचेगा तब तो ट्रांजैक्शन होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं बैंक के पास जाता हूं और मैं उसको बोलता हूं देख मुझे लगता है ये भाव बढ़ने वाला है, मैं ना तेरे पास आज ही फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट करता हूं कि मैं आज से आगे आने वाले 2 महीने बाद तुझसे ये जो डॉलर है वो 65 रुपीज में खरीदूंगा। मैंने क्या किया, 70 का भाव था कम में बुक कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है 70 का 80 हो जाएगा। तो अगर मैं 2 महीने बाद जाऊं और 80 रुपए में खरीदना पड़े तो इससे तो बैंक में 65 में खरीद लूंगा, मेरा प्रॉफिट। बैंक वाला क्या सोचता है, भाव गिरेगा 60 में होगा, बैंक वाला बोलता है ठीक है 65 तो 65। बैंक वाला क्या सोचता है, इसने कितने में बुक किया 65, 2 महीने बाद मेरे हिसाब से क्या होगा 60 रुपए, मैं वर्ल्ड बैंक से 60 रुपए में लूंगा, इसको 65 में बेच दूंगा, 5 रुपए मेरा मुनाफा। समझा ना? मैंने 60 रुपए इससे वर्ल्ड बैंक से 60 रुपए में डॉलर लिया, इसको 65 में बेच दिया, तो मेरे पास में 65 रुपए आ गए और देने कितने थे वर्ल्ड बैंक को 60 रुपए, 65 में से 60 रुपए दे दूंगा, हाथ में मेरे 5 रुपए का प्रॉफिट। इसको क्या लग रहा है 2 महीने बाद 80 रुपए हो जाएंगे, 2 महीने बाद 80 रुपए में बाजार से लूंगा तो मुझे 80 रुपए में लेना पड़ेगा, उसके जगह बैंक से मैं 65 में ले लूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बुक करके आया उसके पास से, तो मेरा 15 रुपए बच जाएगा। समझ रहे हो दोनों का? दिस इज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स या फ्यूचर्स, दिस इज नॉट गैम्बलिंग। तुमको लग रहा है कि इसमें कोई भी इसमें की गैम्बलिंग हो रही है कहीं पे भी? दिस इज फाइनेंस। सो फ्यूचर्स फॉरवर्ड अग्रीमेंट्स आर नॉट गैम्बलिंग, इट इज जस्ट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्लियर है? एक चीज एक्स्ट्रा का इनपुट देता हूं, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में है या नहीं है, लेकिन जो ओल्ड सिलेबस था उनको ये पॉइंट था तो तुम भी समझ लो। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और व्हाट, wagering agreements are what? Void, full stop. However, in the state of Gujarat and Maharashtra, it is not only void but also illegal. पूरे इंडिया में वेजरिंग एग्रीमेंट्स void है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में void तो है ही है, साथ में इलीगल भी है। ये चीज याद रहेगी, मुझे पूरा पढ़ के दो। ये स्टेट गवर्नमेंट का रूल है कि हम इसको इलीगल मानेंगे, तो तुम अगर कोई भी वेजरिंग एग्रीमेंट करोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। सर फिर लॉटरी टिकट क्या है?
लॉटरी टिकट, लॉटरीज, वो तो प्योर वेजरिंग है, वो तो प्योर वेजरिंग है, लेकिन आइडियली वो इलीगल है, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको लीगल करके रखा है, बिकॉज उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, वो सेंट्रल टैक्स नहीं लगता है, स्टेट टैक्स लगता है। तो स्टेट के पास में पावर है कि आपको लगाना, लीगल रखना तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो। जैसे शराब, लीकर पूरे इंडिया में लीगल है, गुजरात में क्योंकि स्टेट टैक्स लगता है उसके ऊपर, स्टेट डिसाइड करेगा तुम्हारे स्टेट में क्या चालू है। गुजरात और राजस्थान चिपक चिपक के, लेकिन राजस्थान में चलता है ना, गुजरात में चलता है क्या? आइडियली, आइडियली वैसे चलता है, बट आइडियली नहीं चलता है। तो ये सब स्टेट के ऊपर होता है कि उनको क्या रखना है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? पूरा ही पढ़ के दो, चैप्टर ही खत्म हो गया अपना, पूरा पढ़ के दो अभी। हुआ कोई डाउट? पढ़ा कि पढ़ा भी नहीं? मीर ने नहीं पढ़ा, शक्ल ही बता रही मीर क्या पढ़ा, पढ़ रहा है। अभी तक क्या देखा? मैच देखा? स्कोर बताते देखा तो स्कोर तो देख ले रहे राजा। क्या है? 159 भी हो गए? $50 ओवर्स किया ना? हाँ रे, 161 फॉर 0। इंग्लैंड के साथ खेल लेते ऐसा है। टारगेट तो बनाएंगे, पहली बैटिंग कंटिंजेंट टारगेट है इनका। कितना बनेगा पता नहीं, मे बी और मे बी नॉट। देख लो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अक्षय को क्या डाउट है? कुछ नहीं। वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट समझ जाएगा। कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड, राइट? आर वॉइड ना, कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स आर वॉइड। गधेड़ो, कंटिंजेंट वैलिड होता है, वेजरिंग वॉइड होता है। अरे वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एंड इन जस्ट 2 states इट इज वॉइड एज वेल एज लीगल। अच्छा इलीगल है क्या? अच्छा सॉरी, इलीगल। वो 2 states कौन से है? हरियाणा और यूपी, महाराष्ट्र और यूपी, गुजरात और यूपी। अच्छा गुजरात और महाराष्ट्र, अच्छा ठीक है। और बाकी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर 100% वैलिड, तो कोई भी स्टेट में रहे, ठीक है? ओके, उसके बाद में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों? तुमने अभी बोला ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। इंश्योरेंस निकालना मत, तुम्हारे बापू ने इंश्योरेंस निकाला होगा, पैसा वापस ले लेना। अरे कंटिंजेंट है ना कि गारंटी है तो 80 साल तक जिएगा, कि ये गारंटी है कि तू हमेशा ही जिएगा। अमर है, मरेगा ना, कब मरेगा मालूम नहीं, 60 साल 80 साल। मीर की हरकतों की वजह से तो 2 घंटे भी हो सकते हैं। हरकतें वैसी मीर के, क्या करेंगे उसके लिए कोई? तो जब आपका डेथ का पीरियड है, डेथ का टाइम है, तो आपको पता है आपका मरने कब है, इसके लिए आपने इंश्योरेंस निकाल के रखा। इंश्योरेंस निकाल के रखा, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मरा तो पैसा मिलेगा, नहीं मरा तो मेरा प्रीमियम लैप्स हो जाएगा। दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता तो ये इंश्योरेंस वाली कंपनी बंद नहीं हो जाती। कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट, आज ट्यूसडे है ना, आज पेपर था ना तुम्हारा, दिया क्या है? मैंने क्या? अरे 5 तुक के बोल रहे, समझा नहीं मेरे को। अरे पढ़ाना चालू कर दिया तो मेरे को बोल तो से, मेरे को याद भी नहीं टेस्ट का। शिट, अब कल एक साथ 2 चैप्टर की लेनी पड़ेगी। नहीं क्या पूछ थोड़ी रहो रे, हट। बोल रहा हूं 2 चैप्टर की टेस्ट है, हैं? दोनों फर्स्ट टू कर लो ना, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट। हाँ ये अच्छा है, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट।
कंसीडरेशन पढ़ा हुआ नहीं है, फर्स्ट यूनिट पे लू ऐसा, ठीक है फर्स्ट यूनिट पे कल ले लो। कल मेरी बैच नहीं है लॉ की, तो मैं कल रख रहा हूं थर्ड को मैं रख रहा हूं फर्स्ट यूनिट, फिफ्थ को रख रहा हूं सेकेंड यूनिट, सेकेंड और थर्ड यूनिट, ये भी आ गया उसमें, थर्ड एंड फिफ्थ सबको देनी पड़ेगी। फिफ्थ को अकाउंट्स का भी है, क्या बात है, एक दिन में 2 टेस्ट दोगे तुम, अच्छा है। हाँ तो अकाउंट्स की सबकी होगी ना, अकाउंट्स की कौन सा चैप्टर है? अरे फर्स्ट मतलब मैथ को तो पता फर्स्ट क्या है तुम्हारा, पार्टनरशिप, बीआरएस में है ही क्या रे, ऐड करना है लेस करना है, लाइफ में लोड ही नहीं है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ऐड करना है और लेस करना है, इसके अलावा क्या करना है तुमको? हाँ तो मैं बोल रहा हूं ना ऐसा करो सीए बन जाओगे, मैं तो वही बोल रहा हूँ सीएस बन जाओगे। अरे तुमने तो नखरे करना ही मत सालो, तुम्हारे तो टिकड़े मारना है तुमको, गोली तो करना है तुमको, ऐसे थोड़ी है। अच्छा मेरी टेस्ट 8 को रखू तो 5 को बोल रहा हूं, 5 के, अच्छा 6 को रख लो, सैटरडे तो है सबकी। अकाउंट्स तो तुम्हारी 5 को है, वो फ्रीज कर दिया मैंने, अकाउंट्स 5 सबकी 6 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, सैटरडे की। लॉ हाँ हाँ वो तो वैसे ही, तुम ऑब्जेक्टिव दोगे तुम लिखोगे, हाँ नहीं आओगे, लड़के वाले आ रहे, अच्छा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो मंडे कर लो, मंडे कर लो और लॉ के तीनों यूनिट दे दो। 1 का तो अभी दे रहे हो ना, तो 2 और 3 उसमें ऐड कर रहा हूं मैं, डन डन, कुछ नहीं यार, फर्स्ट तो है कल, हाँ हाँ तुम्हारे हिसाब से थर्ड हुई तो तुमने सिर्फ थर्ड दे देना, कस्टमाइजेशन अवेलेबल है सबवे अपन, तब तक मैं सेकंड का कुछ ना कुछ करवा दूंगा, ठीक है। सिर्फ मेरे को एक दिन पहले रिमाइंड करना कल तुम्हारी बैच मेरे टाइम पे टेस्ट दे देना, जो बैच का टाइम है ना 3 से 5 में टेस्ट दे देना, दिमाग की मत लगाओ कब टेस्ट है क्या है, मेरे टाइम पे टेस्ट रहेगी, खत्म, ठीक है। हाँ वो मैं तुम्हारा करवा दूंगा, तुम उसका लोड मतलब, वो मैं करवा दूंगा। फर्स्ट चैप्टर ओनली फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट, हाँ फर्स्ट यूनिट। और टेस्ट के पहले एक बार अपने मम्मी या पापा दोनों में से किसी का एक का नंबर दे देना मैम को, नहीं छुट्टी देना, और अपने ही मम्मी पापा का देना, और मम्मी पापा का ही देना, ठीक है। चलो करते कल कंटिन्यू। अच्छा जिनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है वो रजिस्ट्रेशन करवा लो ये वीक में, क्योंकि मेरे को अकाउंटिंग में इशू हो रहा है, ठीक है।